तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। और इस बीच में आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या काम किया ये मुझे ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी क्या है और किस तरह से तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो इसकी डेप्थ कितनी ज़्यादा है और यूपीएससी किस तरह से अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है। अगला, मेरे पढ़ाने का ओरिएंटेशन क्या होगा और आपको बुक्स खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, कितने नोट्स मेरी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे और क्या क्या नई चीज़ें आपके साथ जुड़ती चले जाएंगी। राइट, तो चलिए हम लोग इसके साथ शुरू करते हैं और हम लोग अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी आंदोलन का बैच क्या है, कैसे काम करता है और बेसिकली एनसीईआरटीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा एक मेरे नजरिए से समझने की कोशिश करिए कि बेसिकली एनसीईआरटीज आपसे क्या चाहता है। उसके वर्ड को डिकोड करते हैं। कुछ लोगों ने ये शायद क्लास पहले भी देखी हो, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें जोड़ते हुए क्वेश्चन आंसर आज हम सीधे करते हैं। हमने इससे पहले कुछ क्लासेस मैपिंग की आप लोगों को मैपिंग की क्लासेस मिली होंगी और मैपिंग की क्लासेस में आपने देखा ढेर सारे अपने क्वेश्चन लगाए, एक लिंक आपको जनरेट हुआ कि यार इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है। तो हम इस पे बात करेंगे कि आज हमें नई एनसीईआरटी करनी है, पुरानी करनी है, किस तरह से हमें पढ़ना है, कैसे हमें एनसीईआरटी को, मतलब जब मेरे साथ आप ये 3-4 महीने गुजरेंगे ना, तो हमें एनसीईआरटी को बिल्कुल ऐसे निचोड़ के बाहर कर देना है। इसके बाद कभी भी दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपके पास कोई भी ऐसा जो है वो मोटिवेशन नहीं होना। बस अब मुझे नोट्स अपने रिवाइज करने हैं, धड़ाधड़ आंसर करना है, खूब ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, हमें बस यही काम करना है। ठीक है, तो मेरा जो प्रोस्पेक्ट रहेगा एनसीईआरटी में बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से रहेगा कि कैसे हम अपना बेस्ट जो है वो दे सकते हैं। और यकीन मानिए जिस वे में मैं पढ़ाऊंगा उसमें हो सकता है कि आपको अपनी जो पुराने टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, कुछ इस तरह से पढ़ाया है, उसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन एक समय के बाद, मैंने कहा मुझे सिर्फ 15 दिन दीजिएगा, उसके बाद एनसीईआरटी एक कितना अंडरस्टैंडिंग का बेस हो सकता है ये आपको पता चलेगा। अब हम बात शुरू करते हैं थोड़ी सी और हम बात आते हैं कि वाई एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आंदोलन बैच, आंदोलन वर्ड मैंने आपको पहले बताया क्यों, क्योंकि मैं इसमें आपके किताब पढ़ने का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का तरीका, करंट अफेयर से जोड़ने का तरीका, ये सब कुछ लगातार बदलता जाऊंगा। अब यहां पर मैं एक छोटी सी आपसे बात करता हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है और वो बातचीत ये है कि एनसीईआरटी खुद बताती है आपको कि उसको कैसे ट्रीट करना है। हम इस बात को नहीं पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी की किताब से मैंने लिया है, वहीं से अपनी जो है सेगमेंट लिया, कहता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जो अभी हमारा करिकुलम चल रहा है, जिसके बेस पर ये पूरी किताब बनाई गई है, उस किताब में एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। मैंने हाईलाइट कर दिया, ध्यान से समझिएगा कि मतलब जो हमारी सराउंडिंग लाइफ है, ठीक है, सराउंडिंग लाइफ है, उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। मैंने ये क्यों कहा ये आप समझने की कोशिश करिए। आपको पता होगा कि जो आपके आपने जो पेपर देते हैं प्री में और मेंस में, उसका नाम जानते हैं क्या? जो 4 पेपर होते हैं उसको जीएस कहते हैं। क्या कोई मुझे इस क्लास में बताएगा जीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट, कोई मुझे बताना चाहेगा जीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज जो जीएस होता है, जनरली हम जीएस जीएस बोलते हैं कि अरे प्री में भी जीएस का पेपर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट, मेंस में भी होता है। तो वो बेसिकली जीएस क्या होता है? What is that GS? कई लोगों ने कहा, अभी मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी कैसे आपके लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकता है। राइट, चलिए, जनरल स्टडीज कहते हैं उसको, कई लोगों ने बताया दैट इज सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज। राइट, मैं सही लिख रहा हूं, सामान्य अध्ययन। इसको 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, दैट इज जनरल, दोनों वर्ड समझिएगा, प्लस स्टडीज, और इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ये आप समझ गए बात, यही तो आपके सिलेबस का हिस्सा, इसी के नाम से जाना जाता है। अगर ये आप समझ गए तो आपको समझ जाएगा कि यूपीएससी क्वेश्चन कहां से पूछेगा। और एनसीईआरटी में जो आपका एक, जिसे कहते हैं ना, पकड़, इंटरेस्ट, मैं आपसे वादा करता हूं 20 से 30% आपकी बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे सर 2 शब्दों की वजह से 20 से 30% मेरा ओरिएंटेशन बढ़ने जा रहा है। हाँ, आप समझते जाइए कैसे। इसमें 2 शब्द हैं, सामान्य और अध्ययन। इन दोनों को समझने के लिए आपको इसकी बारीकी में जानना पड़ेगा। सामान्य मतलब क्या होता है? सामान्य मतलब होता है कि कोई भी एक जागरूक व्यक्ति, यहां पर ये कह रहा है, उसके आसपास सराउंडिंग में जो कुछ चल रहा है, जो उसके काम का है, जो समाज, राष्ट्र, उसके जीवन, परिवार, ठीक है, विश्व, इन सब के साथ कनेक्टेड है, और यहां पर जो है वो उसके आसपास है, जिसको बिना स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में गए या बिना स्पेसिफिक नॉलेज के वो उसको अगर देखता है, उसके प्रति जागरूक रहता है, ही और शी कैन बी अवेयर, तो वो इसको बोलते हैं सामान्य। मतलब जो मेरे आसपास चल रहा है, जो मेरी, इसको अगर हम बोलें तो ये मेरी जागरूकता यानी अवेयरनेस से रिला है। ध्यान से समझिएगा और लिखते जाए, प्लीज इसको लिखते जाए, क्लास शुरू हो चुकी है। आपको ज्योग्राफी पे जो फीडबैक मेरा एनसीईआरटी के बच्चों का है कि सर पागल कर दिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब ज्योग्राफी ये चुटकियों पर है,
और हंसते खेलते ऐसी ऐसी ज्योग्राफी की अगर हम रिवाइज ना भी करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक एक कॉन्सेप्ट जो है हमारे दिमाग में बैठ चुका है। तो वो मेरी जिम्मेदारी, लेकिन तरीका मेरा होगा। तरीका वो नहीं कि चलो उठाओ चैप्टर और लिखना शुरू करो, वो पद्धति मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा। पहले तुम्हारे जो गलत ढेर सारे सिद्धांत है वो मैं तोड़ के खत्म कर दूंगा, फिर जो मुझे सिद्धांत बनाने होंगे मैं बनाऊंगा। इसलिए पेशेंस, धैर्य के साथ मेरा थोड़ा साथ देना। तो जागरूकता यानी अवेयरनेस जो होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस इसको बोलते हैं क्या चल रहा है, राइट, व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है, इसको अवेयरनेस बोलते हैं। व्हेन यू हैव द क्यूरियोसिटी, व्हेन यू हैव द क्यूरियस माइंड, जब तुम्हारे दिमाग में जिज्ञासुपना होता है, बोले क्या चल रहा है, यानी कि यू वांट टू इन्वॉल्व। जब हम पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, जब आप किसी कमरे में घुसते हैं, कुछ लोग ठाके लगा रहे होते हैं, जरा मेरे साथ मेरे जो अभी डिस्कशन हो रहा है उसमें अपने आप को बस झोंक दो, तुम्हें इतना मजा मिलने वाला है कि तुम्हें मजा आएगा कि तुम्हें एनसीईआरटी से इतना कुछ हम निकाल सकते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। और ये किताबें हमें क्या तैयार करके हमें दे सकती है, इसका भी तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। तो हम जल्दी पूछते हैं, जैसे आपने देखा होगा चार छह दोस्त कुछ बात कर रहे हैं, अचानक से तुम पहुंचे, चुप हो गए, तो तुम क्या कहते हो, क्या चल रहा है भाई, हमें बताओ हमें बताओ। फिर थोड़ा सा जोक मारने की कोशिश करते हो, थोड़ा ईज करने की कोशिश, क्या चल रहा है हमें बताओ हमें बताओ। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज, जब हम बोलते हैं कि क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, इसका मतलब होता है आई वांट टू इन्वॉल्व। एक होता है कि भाई मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूं। तो जब आप पूछते हैं क्या चल रहा है, सो योर इन्वॉल्वमेंट यानी आपकी भागीदारी, मेरी बात को ध्यान से समझना, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी यही कहता है आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रादर देन कि यू हैव टू गो फॉर द रॉट लर्निंग। आप केवल फैक्ट उठा लो कि हिमालय के पर्वत कितने ऊंचे हैं, जो है चोटियां कितनी ऊंची हैं, नदियां कितनी हैं। हम इसी तरह तो एनसीईआरटी को ट्रीट करते हैं, नहीं, एनसीईआरटी खुद कह रहा है अगर इस तरह ट्रीट करोगे तो हम तुम्हें जिस तरह से ट्रीट करेंगे 4-6 अटेम्प्ट लग जाएंगे तुम्हें प्री क्रैक करते करते। जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह ट्रीट करना शुरू करो, राइट। तो बेसिकली कहता है जो सामान्य वर्ड है, देखिए अब एक छोटा सा शब्द कितना गहरा जा रहा है। सामान्य का मतलब हो गया कि जो हमारे आसपास है, इन अवर सराउंडिंग, इसके लिए हमारी जागरूकता यानी अवेयरनेस। जागरूकता का मतलब होता है क्या चल रहा है, तो हम बोलते हैं क्या चल रहा है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, कमरे में कुछ आवाज आ रही है, तुम बगल से निकल जाओ, नहीं, तुम वहां रुकते हो, पूछते अरे हमें बताओ भाई क्या बात हो रही है, क्या चीज, मुझे आते चुप क्यों हो गए, अरे हम भी तो जोक सुने, हम भी तो इन्वॉल्व हो। तो इसका सीधा सा मतलब है यू नीड योर इन्वॉल्वमेंट। दैट मीन्स इन जनरल स्टडीज, जब यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, जो सबसे बड़ा हिस्सा जनरल स्टडीज, उसमें वो कहता है कि द सब्जेक्ट्स यू नीड टू इन्वॉल्व। लिख लो इसको, द सब्जेक्ट्स, द टॉपिक्स यू नीड टू इन्वॉल्व, यानी विषय या पाठ्यक्रम जिसमें तुम्हें भागीदारी करनी पड़ेगी या तुम्हारी भागीदारी जरूरी है। क्लियर है? चलें, लिखते जाओ, इसको ध्यान से लिखो, इसको लिखो। ये नहीं लिखोगे पूरी तुम्हारी ये जो किताब है ना 2000 पन्ने, इसी में ही कब्र तैयार होगी तुम्हारी, ठीक है। इन्हीं के नीचे दबकर साल 2 साल खराब कर लोगे। जो 3 से 4 महीने में एनसीईआरटी निचोड़ के बाहर कर सकते हो, उसकी जो है वो कॉन्सेप्ट के मास्टर बन सकते हो, उसमें तुम्हारा साल 1.5 साल निकल जाएगा। उसके बाद भी एक दिन बैठ के पूछोगे यार मैंने इसमें पढ़ा क्या, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने इससे हासिल क्या किया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। समझ में आया? तो यानी कि ये कहता है कि योर इन्वॉल्वमेंट इज, और एनसीईआरटी इसको जस्टिफाई करता है। एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, एनसीईआरटी इसको जस्टिफाई करता है, राइट। तो यानी आपकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, भागीदारी। इन्वॉल्वमेंट किस चीज में होती है, व्हाट इज काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट? अब मुझे तुम जवाब दो, इन्वॉल्वमेंट यानी भागीदारी कब होती है? मैं क्वेश्चन तुमसे पूछने जा रहा हूं, कब होती है? सूरज ने पूछा है कि चैप्टर वाइज कब पढ़ाएंगे? शुरू हो गया सर। मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले हमेशा ही बताता हूं कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, चाहे आपको अच्छा लगे या चाहे ना अच्छा लगे, मैं हमेशा ही बताता हूं। अभी मैं ज्योग्राफी अभी आ रहा हूं, धीरे धीरे लिंक होता जा रहा है, और यहां पर हम पहुंच के बता के हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप वो समझ जाओगे तो आपके लिए सब्जेक्ट इतना आसान हो जाएगा। जब उद्देश्य पता होता है, लबासना जाना है, 60 किलोमीटर दूर है, तो हम आसाम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अंदाजा घूमते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। हम मेरी क्वेश्चन का जवाब दे दो, तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। इन्वॉल्वमेंट, तुमने कभी सोचा तुम एनसीईआरटी क्यों, मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं? आप साहब मुझे बताओ एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है तुम्हें? तुम कहोगे प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए हर किताब इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगी। लेकिन सवाल तो मुझे बताओ, हम इन्वॉल्व कब होते हैं? अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, तुम में से कोई है जिसको रग्बी के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब तुम्हें कुछ भी एबीसीडी भी नहीं पता, रग्बी क्या होता है, कैसे होता है? कोई है? या पोलो के बारे में कुछ नहीं पता, कभी जिंदगी में देखा भी नहीं, खेला भी नहीं, तुम्हें नहीं पता पोलो कैसा होता है या रग्बी कैसा होता है?
या बेसबॉल जैसे कैसा जो है खेला जाता है? हाँ, अमेरिका का राष्ट्रीय गेम है, लेकिन आपको नहीं पता कि बेसबॉल कैसे खेला जाता है। कोई मुझे बताएगा, किसी को है? मतलब रग्बी से बिल्कुल कोई लेना देना, बेसबॉल कभी जिंदगी में नहीं खेला, ठीक है, कोई है ऐसा? एनीबडी मुझे जवाब दे सकता है? अभी बताता हूं ना। अगर अच्छा मैच चल रहा हो बेसबॉल का, रग्बी का, ठीक है, भाड़ में जो, तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम क्या जाके जो है रग्बी का मैच खोल के देखते हो? मेरी बात का जवाब दे दो। क्या तुम रग्बी का मैच खोल के देखते हो? ओ माय गॉड, दांत में इंग्लैंड वाले जैसे जो है नाखून काट रहे होते हैं, रग्बी का मैच चल रहा होता है, या पोलो का मैच चल रहा होता है, या जो है बेसबॉल का मैच चल रहा होता है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। दुनिया भर में कहां मैच चल रहा है, अमेरिकन के लिए जान, वो मरने जीने की बात हो सकती है, वो एक पूरा पूरा देश टीवी पे चिपक के देख रहा होता है, लेकिन आप देखते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। रीजन, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर गेम, एंड बिकॉज इट इज नॉट इन द टर्म ऑफ योर इंटरेस्ट। क्रिकेट चल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, घुस जाते हो टीवी में, जो बैठे रहते हो सामने, राइट और रॉन्ग, या तुम्हारे अपना फेवरेट कोई भी काम चल रहा है, किसी को सास बहू के सीरियल बहुत पसंद है, मान लो हम नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो किसने किसके खिलाफ साजिश की, क्या बोला, वो किसका पति है, वो रिश्ता क्या कहलाता है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो। बिकॉज इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑलवेज क्रिएट विद इंटरेस्ट, रुचि से आता है इंटरेस्ट। अभी मैं तुमसे कहूं कि क्या होगा अगर पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार हो जाए, पृथ्वी के अपने नत अक्षों पर, यानी कि इंक्लाइनेशन 23.5 डिग्री झुके होने पर उस पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, किस प्रकार जो है वो सूर्य, चंद्रमा, ऊष्मा की प्राप्ति, ऊष्मा का ह्रास, यानी हीट सरप्लस, हीट लॉस किस प्रकार काम करता है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। बट वेन यू जहां, अगर मैं तुम्हारे साथ सब्जेक्ट को इस तरह से जोड़ दूं कि वो तुम्हारे दैनिक जीवन का हिस्सा हो जाए, तुम्हारे कमरे में रखी हुई चीजें तुम्हें बता सके कि हाई प्रेशर कब डेवलप होगा, लो प्रेशर कब डेवलप होगा, साइक्लोन के लिए, चक्रवात के लिए लो प्रेशर की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मैं आराम से समझ सकता हूं, मुझे कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। भारतीय मानसून के लिए मुझे जो बेसिक कोटेश्वरम की थ्योरी या क्लासिक मानसून की थ्योरी में मुझे क्या क्या चीजें बेसिक जाननी है, मुझे यह बात पता चल गई कि हवा चलने का सिद्धांत यही होता है, चाहे वो लोकल विंड हो, परमानेंट विंड हो, आपका साइक्लोनिक विंड हो, आपका आईटीसीजेड हो, कुछ भी हो। आज ये नाम बहुत ऊंचे ऊंचे तुम्हें लग रहे होंगे, लेकिन ये तुम्हारे इंटरेस्ट का बेस बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी सेगमेंट के लिए जो मैंने यहां वर्ड यूज किया, इंटरेस्ट, रुचि, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एनसीईआरटी की किताबें, ये देखो, ये खुद कह रहे हैं, एनसीईआरटी किताबें कहते हैं कि यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए। कहता है कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द बुकिश नॉलेज, हम तुम्हें बुकिश नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वी वांट टू क्रिएट इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट। Why you are going to read this history, this geography, this polity? Why? आप यूपीएससी का एग्जाम देने हैं, why you need to learn about the geography? How can you utilize the geography in terms of the civil services? आप सिविल सर्विसेज में, भारत के राष्ट्र निर्माण में तुम ज्योग्राफी का क्या यूटिलाइजेशन करने जा रहे हो? How can you able to understand the problems of India by the reading of the geography or history or polity or economy? भारत की समस्याओं का समाधान तुम किस प्रकार से निकाल पाओगे ज्योग्राफी पढ़ के? तो हां है, लेकिन उसके लिए तुम्हें चश्मा चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें अपना ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। व्हाई आई एम गोइंग टू रीड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन रेफरेंस टू यूपीएससी, हम यूपीएससी के रेफरेंस में इसको कैसे पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि हम बेसिकली हम ये बात करने की जा रहे हैं, कह रहा है कि जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। देखो लिख रहा है ये एनसीईआरटी किताब में, तुम्हारे घर में भी रखा होगा कि वी आर अपोजिंग द टेंडेंसी ऑफ मगिंग द डाटा, कि तुम पढ़वत पठार याद कर लो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। रादर देन कहता है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी नई आ रही है उसमें हम ऐसी व्यवस्था की तरफ, हम जो नई शिक्षा नीति में ऐसी व्यवस्था जा रहे हैं जहां तुम इसको अप्लीकेबल नॉलेज में लेकर जा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तुम्हें लग रहा होगा उजांग से ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, मेरा काम शुरू हो गया, ज्योग्राफी ऐसी समेटूंगा ये लगेगा कि कहां से ये निपट गई, समझ में भी नहीं आया, और ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में, कब ये खत्म हुआ। लेकिन तरीका दूसरा होगा, तरीका तब होगा जब इसको तुम समझ पाओगे कि एक्चुअली में जब यूपीएससी जैसी संस्था जब वो क्वेश्चन बनाती है तो आपसे चाहती है, अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी के किस पेज से, कहां से आया है, किस क्लास से आया है, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि यार कितना ट्विस्ट करते हैं ये लोग। तो वो कह रहे हैं, और इसी को फॉलो करता है यूपीएससी, ये जो करिकुलम है इसी को यूपीएससी फॉलो करता है। मतलब वो कहता है कि वी डोंट नीड टू डाटा, हमें डाटा नहीं चाहिए आपसे, हम जो कुछ तुम रट सकते हो वो हम तुम्हें पूछेंगे ही नहीं,
जाओ तुम रट लो, संविधान के अनुच्छेद याद कर डालो, तुम जो है वो इकोनॉमी के आंकड़े याद कर डालो, तुम ज्योग्राफी में पर्वत पठार नदी मैदान सब याद कर डालो, हमें नहीं मतलब है। हिस्ट्री की सारी तिथियां चार्ट के जो है वो एनसीईआरटी के प्रिंट जो है हटा दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उससे तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग यानी समझ कैसे डेवलप कर पाते हो। क्या तुम उसको रीडिस्क्राइब कर सकते हो? क्या तुम उसको आज के भारत के साथ जोड़ सकते हो? क्या तुम वाकई में आज के भारत को जानते भी हो या नहीं जानते हो? आईएएस टॉपर टीना डाबी ने कहा था कि जो इंडिया को जान जाता है, जो इंडिया को, अगर तुम्हें यूपीएससी में ट्रूली बहुत अच्छा करना है तो तुम्हें भारत को जानना पड़ेगा। लेकिन भारत कौन है, भारत की क्या क्षमताएं हैं, भारत कैसा है, क्या एक भौगोलिक इकाई है, क्या एक राजनीतिक इकाई है, पॉलिटिकल यूनिट है, ज्योग्राफिकल यूनिट है, कल्चरल यूनिट है, हिस्टोरिकल यूनिट है, इकोनॉमिक यूनिट है, क्या है ये भारत? तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा मेरे साथ चलना पड़ेगा और मेरा पूरा सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर अटैच हो जाएगा। राइट? ये कौन है? कोमल सोनावा ने, सर मेरे किसको कहूं कि मेरे मैसेज नहीं जा रहे? आ रहे हैं मैसेज यार, मुझे पढ़ा लेने दो। जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे बीच में मैसेज वैसे भी बर्दाश्त नहीं है। थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाओ और सुनो कि मेरी डिबेट कितनी गहरी है। नहीं तो मैंने अपने ही टीचिंग जीवन काल में कई कई बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा। वार्निंग दे रहा हूं, और ऐसे नहीं, दसियों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं, अब तो सामने नहीं आते हैं, जिन्होंने बड़े दम्भ के साथ कहा एनसीईआरटी में क्या है सर, ऐसे खत्म हो जाएगा। 3-3 साल प्री नहीं निकला उनका, अब पता चला स्टेट एग्जाम के फॉर्म भर रहे हैं, यूपीएससी के अटेम्प्ट जो है निकल गए, उनके निपट गए, वो समझ गए अब हमारा नहीं होगा। घर वालों ने बुला लिया, आ जाओ बेटा, बहुत दिन से तुमने जो है मुखर्जी नगर की गलियां छान ली। तो ये इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है, इसको यूज करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होगा। तो मैं फिर से आ रहा हूं, जो इंटरेस्ट यानी रुचि जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये एनसीईआरटी खुद कहता है। अब वापस चलते हैं, रुचि पैदा करती है इन्वॉल्वमेंट यानी भागीदारी। ठीक है, भागीदारी यानी कि मैं ज्योग्राफी में कैसे इन्वॉल्व हो सकता हूं। इन्वॉल्व कैसे हो गए? अच्छा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चक्रवात हो गया, साइक्लोन, कोई भी बच्चा यार अगर थोड़ा सा भी रट सकता है, वो जानता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे हवा घूमती है, साउदर्न हेमिस्फीयर कुछ नहीं आता तो रट मारेगा यार। लो प्रेशर कहां क्रिएट होगा, हाई प्रेशर कहां क्रिएट, रट लेना है। पछुआ कैसे चल रही, पूर्वा कैसे चल रही। लेकिन सवाल है कि क्यों, वाई? हम इस नॉलेज को कैसे भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट में यानी कि जो आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज इन्वॉल्वमेंट, दैट इन्वॉल्वमेंट क्रिएट अवेयरनेस उसके लिए, और अवेयरनेस जो होती है वो क्या होती है, हमें हमारे आसपास की चीजों से जोड़ देती है। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, अभी दूसरा वर्ड और खतरनाक है, और वो होता है अध्ययन। अध्ययन यानी स्टडीज। स्टडीज जो कहती है कि एक मैक्रो टॉपिक आपको दिया, जैसे मान लीजिए अभी मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो मानव अधिवास यानी ह्यूमन सेटलमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब ह्यूमन सेटलमेंट को आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर आप पुराने सिद्धांतों यानी ओल्ड एज जो है वो सॉल्यूशंस को आज कहां लेकर आ सकते हो। आज हमारे अर्बन रूरल अर्बन क्लस्टर जो है बहुत बिखरे हुए हैं। आज हमारे शहरों की हालत खराब होती चली जा रही है। हम जो है अर्बन इंडेक्सेस में लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं। आज भी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आया कि इंडेक्सेस जो है, नीति आयोग के जो इंडेक्सेस हैं, वो हमारे बारे में बहुत पॉजिटिव बातें नहीं कर रहे हैं। आज हमारी अर्बन लाइफ जो है वो बहुत ही डिजास्टर्स होती चली जा रही है। पर सवाल यह है कि मैं भूगोल में पढ़े हुए सिद्धांत, जो 12वीं क्लास में मानव भूगोल में मुझे पढ़ना है, उस सिद्धांत को मैं आज भारत की समस्याओं के साथ कैसे लगा सकता हूं? कैसे मैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ इसको जोड़ सकता हूं, जो 2017 मेंस का क्वेश्चन था? तो मुझे ये चीजें जो है बहुत अच्छी तरह समझ में लगे कि जो स्टडीज वर्ड होता है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है नॉलेज नहीं लेना, पढ़ना नहीं है। स्टडीज मतलब इट इज नॉट पढ़ना, स्टडी पढ़ने का मतलब होता है रीडिंग करना। तो ये जनरल रीडिंग भी नहीं कह रहा है, जनरल नॉलेज भी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है जनरल स्टडीज। यानी कि अब ये तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा जरा समझ लो। वो सभी विषय जो तुम्हारे आसपास मौजूद हैं, जिसमें तुम अपनी जागरूकता और भागीदारी के माध्यम से उसको समझ सकते हो, उसका अध्ययन का मतलब होता है कि करंट कंटेक्स्ट में, अब सुन लो, करंट कंटेक्स्ट में यानी कि वर्तमान परिदृश्यों में इस पर्टिकुलर चीज को तुम किस नजरिए, किस एटीट्यूड के साथ समझ सकते हो। यानी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर, स्टडी करने के लिए इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर इसको वर्तमान कंटेक्स्ट में तुम कैसे परिभाषित कर सकते हो। दैट इज नोन एज स्टडीज या अध्ययन कहलाता है। राइट? प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है ये, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अब आप समझे कि ये जो छोटा सा वर्ड जिसको तुम, अब हम लोग जनरल स्टडीज भी नहीं बोलते, जीएस बोलते हैं, कितना गहरा शब्द है। फिर से बता रहा हूं इसको, स्टडीज का मतलब होता है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट यानी कि अभी जो चल रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में तुम इसको किस रूप में देखते हो सकता है 1947 का कोई विषय जब हम आजाद हुए थे, आज वो उतना महत्वपूर्ण ना रह गया हो।
आज हमारे सामने नए नए विषय आ रहे हैं और हमें अपनी जानकारी को उसके सॉल्यूशन में निकालना है, उसके साथ उसको लगाना है। फिर से अगर एक बात बोलूं तो जनरल स्टडीज जो कि तुम्हारी सफलता का बेस बनेगा, वो कहता है कि अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट और उसकी करंट कंटेक्स्ट में उसकी जो अध्ययन है, उसको जानने की क्षमता, टू नो, यही हमारा जनरल स्टडीज कहलाता है। अब एक क्वेश्चन और रह गया, रुचि कैसे डेवलप होती है? इंटरेस्ट कैसे आता है? इंटरेस्ट तब आता है, कोई बताएगा तुम में से क्रिकेट किसको किसको पसंद है? बताओ जरा। तुमने देखा होगा जिनको जिनको क्रिकेट पसंद है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि मैं ये 2000 पेज की जो ये बड़ा सा डॉक्यूमेंट है उसको कैसे मैं स्मॉलर वे में लेके जा सकता हूं, बीटीएल तुम्हें पढ़ा सकता हूं, उसका मतलब अभी इस लाइन में समझ में आ जाएगा। तुम में से जितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, ज्यादातर लोगों को, उनमें से ज्यादातर लोगों को अगर तुमने देखा होगा क्रिकेट खेलना भी आता होगा। ये नहीं कहूंगा कि नेशनल लेवल खिलाड़ी, लेकिन हाँ, बल्ला भांज लेते होगे, बॉलिंग फेंक लेते होगे, हाथ सीधा करके बॉल डाल लेते होगे, हाँ या ना, या कम से कम बैटिंग कर लेते हो ठीक ठाक, इज्जत वाली। ठीक है, इज्जत वाली मतलब हाँ, बॉल आ रही तो बल्ला भी उसी के साथ जाए, यानी कि बल्ला कहीं और जा रहा है, तुम कहीं और जा रहे हो। राइट, मानते हो इस बात को? क्या आप इस बात को एग्री करते हैं कि आप में से जितने लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है, वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो गली क्रिकेट हो, पार्क क्रिकेट हो, उनको क्रिकेट खेलना भी आता है ज्यादातर लोगों को। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैंने एग्जाम, फुटबॉल हो गया तो फुटबॉल भी अगर पसंद है तो खेलना भी जानते होगे। कबड्डी हो गया, जो कोई भी गेम हो गया, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी आपका गेम हो, मैं एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है इंटरेस्ट जगाने के लिए तुम्हें उसको अप्लाई करना पड़ता है। आई डू, आई लर्न। ठीक है, तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम खुद इन्वॉल्व हो जाते हो, जब तुम खुद जो है वो उसके साथ जो है लर्न करते हो, उसको प्रयोगात्मक करके देखते हो, तो वो चीज तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, रुचि डेवलप होता है। तो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जो मैं ये चारों कवर करूंगा, उसको हम अप्लाइड क्यों नहीं कर सकते? अगर हम इस तरह से पढ़ें कि मेरे सब्जेक्ट मेरे जीवन की समस्याओं, मेरे हिंदुस्तान की समस्याओं का सॉल्यूशन को जो प्रॉब्लम्स उसको समझने में और उसका सॉल्यूशन देने में अगर मददगार हो जाए, मेरी बात को ध्यान समझना, आप समझ जाओगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर एनसीईआरटी में जो मैं नॉलेज गेन कर रहा हूं, जो मैं स्टडीज कर रहा हूं, अगर मेरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स को समझने, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने या सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए अगर मुझे प्रेरित कर दे तो मेरा ये सब्जेक्ट में मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाऊंगा, और जैसे ही मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा मेरी अवेयरनेस अपने आप डेवलप हो जाएगी। क्या पॉसिबल है कि जिस ज्योग्राफी को अभी तक हमने रट्टा मारा था, हमने आर्ट साइड का सब्जेक्ट समझा था, उस पे हम अपनी लाइफ को इन्वॉल्व कर सकते हैं? हम आसपास बहुत सी समस्याओं को समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। हम अप्लाई कर सकते हैं, हम आज के कंटेक्स्ट में समझ सकते, क्योंकि आप मास्टर हो इसके। आप जान रहे हो कि अभी कुछ दिन पहले तूफान आया, अभी आपने देखा अमेरिका में क्या हुआ, भयानक रेलवे ट्रैक उजड़ गए, अमेजन का वेयर हाउस उड़ गया, कितने लोग मारे गए केंटुकी में। तो आपको पता चल तो रहा होगा कि कोई बहुत तूफान है, हवा बहुत तेज चल रही है, इतनी भयानक हवा चली कि उसने तबाही मचा दी। रेल को उठा के सोचिए कितनी तबाही होगी कि उठा के किनारे फेंक दिया उसको, कितने लोग मारे गए। तो आखिर ये जो हवा चलती जिसपे हम गाने गाते हैं, वो हवा इतनी भयानक कैसे हो जाती है? क्या चीज होती है उसके पास, इतनी एनर्जी आती कहां से कि भाई जब कभी जुल्फों के पास से गुजरती है तो उड़े जब जब जुल्फें तेरी, हम गाना गाते हैं, और अचानक से ऐसा कि इंसान उड़ा ले गई। वीडियो वायरल हुआ कि जो है वो पता नहीं कहां से इतनी ईंटें एक कार पे आकर गिरी कि वो मलबे के अंदर तुरंत के तुरंत खत्म हो गई, हजारों जो है इतने सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। तो आखिर इतना विकराल कैसे होता है? राइट। सो जैसे अभी किसी ने कहा हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, बट इसके बियॉन्ड भी ज्योग्राफिकल एरिया में भी बहुत मैटर करता है। भारत में क्यों नहीं इतना तीव्र तूफान आया, ये भी आप सोचो। भारत में तूफानों का नेचर और अमेरिका में तूफानों के नेचर में डिफरेंस क्यों है? तो ये जब आप जोड़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है?